नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में एक साहित्य की डायरी जो यूनिट 10 इकाई 10 में मौजूद है। इसमें आज हम देखेंगे नए नए की जन्म कुंडली 2। नए की जन्म कुंडली यह हमने पिछले भाग में देखी और कुछ अंतिमतः जो अंश था जो परीक्षा में पूछा जाने योग्य नहीं था तो वह हमने छोड़ दिया और आज हम नए की जन्म कुंडली 2 पढ़ेंगे। बीच में से डायरी के पन्ने फट गए थे, इसलिए वह अधूरी मालूम हुई, लेकिन बात पूरी थी। यानी वह जो बीच में से जो डायरी के पन्ने गायब हो गए थे या फट गए थे, लेकिन ऐसा मालूम हुआ कि वहाँ पर लेखक ने बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन वह पूरी बात थी, ऐसे लेखक ही बता रहे हैं। और इसी पूरी बात का प्रतीक रूप वह मित्र मेरे सामने अभी भी बैठा हुआ है। उसका चेहरा विचार उत्तेजना से गर्म और लाल मालूम होता है। अ, उस गर्म डीजल इंजन की ऊष्मा मुझ पर छा जाती है। उसकी बात ठीक है, इतनी ठीक कि वह मुझे तकलीफ दे रही है। वह कह रहा था कि पुराना पुराना गया, लेकिन नहीं नया नहीं आया। नए के नाम पर जो कुछ आया वह पुराने का आसन ग्रहण नहीं कर सका। यह महत्वपूर्ण कथन लगता है। वह कह रहा था कि पुराना गया लेकिन नया नहीं आया। नए के नाम पर जो कुछ आया वह पुराने का आसन ग्रहण नहीं कर सका। यह कुछ महत्वपूर्ण कथन है। जीवन का व्यापक अनुशासक सत्य मर गया और नया तो केवल भ्रूण है। अभी उसके हाथ पैर मुंह बनाने के हैं, विकसित होने के हैं। मेरे सामने बैठा हुआ मित्र चुप है और एकटक मेरी ओर देख रहा है। मेरी था ले रहा है। उसकी आंखों से प्रतीत होता है जैसे उसको यह विश्वास नहीं हो पा रहा है कि मैं उसकी बात समझ पा रहा हूँ। मानो मैं उसकी गहराई में उतरने से इनकार कर रहा हूँ। इसलिए वह कहता गया, यानी वह लेखक का मित्र लेखक से कहता गया है। अभी क्या कहता गया है वह हम देखेंगे। ऐसा नहीं है कि नए मूल्यों का वैचारिक विकास न किया जा सके। यह महत्वपूर्ण कथन है, परीक्षा में पूछा जाने योग्य है। ऐसा नहीं है कि नए मूल्य का वैचारिक विकास न किया जा सके या वे भ्रूण ही बने रहेंगे। मैंने बीच में टोक कर कहा, नहीं ऐसा नहीं है। नए मूल्य भी हमारे सामने है और उसकी प्रेरणा से नए मूल्य भी हमारे सामने है और उसकी प्रेरणा से उन्हीं के विश्वास के लिए संघर्ष भी तो किया जाना है। मित्र ने कहा कि सवाल पुरानी परंपरा को समाप्त करके नए मूल्यों की परंपरा स्थापित करने का है। यानी यह महत्वपूर्ण है। मित्र ने कहा कि सवाल पुरानी परंपरा को समाप्त करके नए मूल्य की जो परंपरा है उसको स्थापित करने का है। पहले हम परंपरा के दास थे, आज हमारी हालत उससे भी खराब है। यानी पहले जो थे हम परंपरा के दास थे, लेकिन अब जो हालत उससे ही खराब है, क्योंकि नई परंपरा के अभाव में इन अंतः प्रवृत्तियों के दास हो गए हैं। इन अंतः प्रवृत्तियों का चाहे चाहे जितना आदर्शीकरण किया जाए, वे मात्र वैयक्तिक है और इस समय तो नए मूल्य केवल बौद्धिक स्तर पर है। जीवन का अनुशासन क्या कर सकोगे? यदि समाज की संस्कृति मुख्यतः बौद्धिक संस्कृति होती, वैज्ञानिक दृष्टि समाज की प्रधान दृष्टि होती है, शायद यह संभव भी था। किंतु ये नए मूल्य कुछ नहीं लोगों के प्रवाह की नालियाँ बन गए हैं। उन्हें कोई सामायिक मान्यता प्राप्त नहीं है। उस 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 मान्यता के लिए व्यापक संघर्ष का आयोजन किया गया। मूलतः व्यक्ति एक सांस्कृतिक शून्य में रह गया है। एक कल्चर वैक्यूल वैक्यूम में फलतः कोई टी.एस. इलियट के पास जाता है तो कोई अर्नाल्ड टॉयनबी के समीप, तो कोई किसी तरफ
किंतु समाज मान्य कोई पूर्ण समग्र जीवन दृष्टि नहीं मिल पाती। जैसे पुराने धर्मों और जैसे पुराने धर्मों और दर्शनों में मिल जाती थी, तो जीवन के व्यापक अनुशासक सत्य की प्राप्ति कैसे कर पाते? यानी कोई एक ठोस सत्यता या सटीकता नहीं मिल पाती, तो वह जीवन के अनुशासन तक हम कैसे प्राप्त कर सकेंगे जीवन का अनुशासक? मध्ययुगीन परंपरा गलत भले ही है, यानी मध्ययुगीन परंपरा गलत भले ही है, भले ही हम उसे सामंती कहकर टाल दें, किंतु उसका सांचा ऐसा था कि व्यक्ति में अनुशासक शक्ति का अपव्यय होने की गुंजाइश न थी। परंपराशील और शिष्टता ने उसे मानसिक संकटों से बचा लिया था। वह मात्र प्रवृत्ति की कठपुतली न था, यानी मानव क्या परंपराशील और शिष्टता के मानसिक संकटों से बचा लिया था, लेकिन वह एक प्रवृत्ति की कठपुतली न था, कठपुतली बनकर वह नहीं रहता था। लेकिन आज परिवार में वह परंपरा इतनी दृढ़ तो है ही नहीं, सिर्फ उसके अवशेष है। यानी जो परिवार में परंपरा है या जो रूढ़ी है, उस रूढ़ी या परंपरा के अवशेष ही मात्र है। वह उतनी दृढ़ या कठोरता से उस परंपरा का पालन आजकल नहीं किया जाता। वे भी खत्म होते जा रहे हैं, यानी जो कुछ भी बचे हैं वह भी आजकल खत्म होती जा रही है। परंपरा केवल अवशेष मात्र है और वह अवशेष भी आजकल नष्ट होते जा रहे हैं। इसलिए कि मौजूदा औद्योगिक सभ्यता का प्रभाव गहरे से गहरा हो रहा है, फिर भी इतना गहरा नहीं है कि व्यक्ति नवीन स्पंदनों में घुलकर जीवन में समाज मान्य नवीन दार्शनिक अनुशासन प्राप्त कर सके। हमने उस सामंती इकाई को तोड़ दिया, यह महत्वपूर्ण कथन है। यहाँ से वे भी खत्म यानी महत्वपूर्ण कथन है, वे भी खत्म हो जा रहे हैं, इसलिए कि मौजूद औद्योगिक सभ्यता का प्रभाव गहरे से गहरा हो रहा है, फिर भी इतना गहरा नहीं है कि व्यक्ति नवीन स्पंदनों में घुलकर जीवन में समाज मान्य नवीन दार्शनिक अनुशासन प्राप्त कर सके। हमने उस सामंती इकाई को तोड़ दिया है, यह महत्वपूर्ण कथन है। यह हूँ कहिए कि वह आप टूटती गई। परंपरा ने हमारे स्नान और भोजन से लेकर स्वास्थ्य रक्षा तक की ठेकेदारी ली है। यानी परंपरा ने जो स्नान करने से लेकर भोजन करने तक परंपरा ने हमने ठेकेदारी ली है। परंपराशील के आदर्श ने हमारे आत्म तत्वों को विखंडित होने से बचा लिया था। हमने पुराने मूल्य तोड़ दिए। परंपराशील आदर्श ने हमारे आत्म तत्वों को विखंडित होने से बचा लिया था। हमने पुराने मूल्य तोड़ दिए, नए उपस्थित नहीं हुए, जो हुए वे दृढ़ नहीं हो सके। यानी जो भी नए मूल्य स्थापित हुए वह दृढ़ रूप से समाज में या परिवार में स्थापित नहीं हो पाए। वे समाज की मान्यता बनकर नई परंपरा का रूप धारण करते हुए आचरण की मूल प्रेरणा, सिद्धांत और सांचा नहीं बन सके। वे अस्पष्ट रह गए। उसकी अस्पष्टता खूबसूरत हो गई। वह आगे कहता गया, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमने अपने साक्षात जीवन में यानी परिवार और समाज में बीतते हुए पुराने के प्रति और आते हुए नए के प्रति अवसरवादी दृष्टि अपनाई। ये महत्वपूर्ण कथन है। यहाँ से वह आगे कहता गया, ऐसा क्यों हुआ? यानी जो पुरानी परंपरा विघटित हो गई वह ऐसी क्यों हो गई? वह उसने कहा, ऐसा इसलिए हुआ कि हमने साक्षात जीवन में यानी परिवार और समाज में बीतते हुए पुराने के प्रति और आते हुए नए के प्रति अवसरवादी, यानी जो पुरानी परंपरा थी या नई परंपरा बनते जा रही थी, केवल हमने अवसर पाने का या अवसर के केवल एक स्वार्थपरक दृष्टि से ही हमने उसको स्वीकार किया था। यहाँ इन दिनों कोई जमकर विद्रोह नहीं हुआ, नए की सर्वांगीण स्थापना का कोई अनुरोध भी नहीं रहा। इस ढंग के समाज के बदलने का काम साहित्य ने या विचारधारा ने भी नहीं किया। मार्क्सवाद या राजनीति ने सार्वजनिक क्षेत्र संभाला, समाज बदलने की बात थी,
लेकिन केवल राजनीतिक प्लेटफॉर्म से ही समाज नहीं बदला जा सकता। केवल राजनीति से ही समाज में परिवर्तन या बदलाव नहीं आता। यह संभव भी था, किंतु ये नए मूल्य कुछ ही लोगों के प्रवाह की नालियाँ बन गए हैं। उन्हें कोई सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं है, न उस मान्यता के लिए व्यापक संघर्ष का आयोजन किया गया। मूल्यतः व्यक्ति एक सांस्कृतिक शून्य में रह गया है। एक कल्चर वैक्यूम में फलता है। कोई टी.एस. इलियट के पास जाता है तो कोई आर्नल्ड डॉयने की समीप के कोई इसी तरफ, किंतु समाज मान्य कोई पूर्ण समग्र जीवन दृष्टि नहीं मिल पाती। ये शायद मेरे ख्याल से हुआ है, फिर भी हम देखते हैं। यह हमने पढ़ा है, अभी पढ़ा है, ये फिर से डबल पेज आ गया है। ये हो गया है। परिवार में न केवल सामंती अवशेष हो रहे। हाँ, यहाँ से आगे। परिवार में न केवल सामंती अवशेष है, वरन यहाँ भी 3 श्रेणियाँ हैं। यानी जो भी अवशेष बचे हैं पुरानी रूढ़ियों के, परंपरा के, उसके भी 3 अवशेष है, 3 श्रेणियाँ हैं। वह 3 श्रेणियाँ किस प्रकार की है, यह यहाँ पर देखेंगे। एक वह श्रेणी है जो पैसा कमा कर लाती है। यानी एक श्रेणी कौन सी है, जो केवल पैसा कमा कर लाती है। उसे सबसे अधिक आदर ही नहीं दिया जाता, वरन उसकी मान्यता और विचार, उसकी रुचि अरुचि और कार्य शीघ्र ही सबके लिए मानदंड के रूप में प्रस्तुत हो जाती है। यानी जो रूढ़ी या परंपरा है जो कमाकर पैसा लाती है, उन जो एक श्रेणी है, एक एक वह श्रेणी है जो पैसा कमा कर लाती है। जो श्रेणी पैसा कमा कर लाती है, उन श्रेणी के सभी जो है रुचि अरुचि, उसका मान सम्मान या मापदंड सभी के लिए तुरंत प्रस्तुत हो जाते हैं। मापदंड जो भी है, चाहे वे कितने ही अवैज्ञानिक, यानी चाहे वो अनुचित हो, उचित हो, गलत हो या बुरे हो, लेकिन उसके जो भी मापदंड है वह तुरंत मान्य किए जाते हैं, अनुचित और स्वार्थपूर्ण क्यों न हो। सबसे निचली श्रेणी उन लोगों की है जो चौके में सोते हैं। अगर कहीं स्त्री निरक्षर हुई या निर्धन परिवार से आई हुई रही तो वह और उसकी जैसी स्थिति के व्यक्ति उस श्रेणी में ही रहते हैं। यानी वह यहाँ पर और एक महत्वपूर्ण बात करते हैं लेखक, कि जो पैसा कमा कर लाती है, वह जो श्रेणी है, उस श्रेणी में कोई अवैज्ञानिकता, अनुचित, स्वार्थपूर्ण ऐसी बात नहीं देखी जाती, केवल उसके मापदंड को मान्यता प्राप्त होती है। सबसे निचली श्रेणी उन लोगों की, अभी सबसे निचली या सबसे निम्न श्रेणी की कौन से लोगों की है, वह हम जानते हैं कि जो चौके में सोते, यानी जो चौके में सोते हैं, वह उन लोगों की श्रेणी सबसे निचली श्रेणी या निम्न श्रेणी मानी जाती है। अगर कहीं स्त्री निरक्षर हुई, यानी कोई स्त्री जो है निरक्षर है, अज्ञानता से भरी हुई है, उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, या निर्धन परिवार से आई हुई, यानी निर्धन यानी गरीब परिवार से आई हुई, जिसके पास धन पैसा एक ज़्यादा न हो, तो वह और उसकी जैसी स्थिति के व्यक्ति उस तीसरी श्रेणी में ही रहते। यानी वह तीसरी श्रेणी में, यानी जिसके पास धन की कमी होती है, पैसा नहीं होता है, वह जो लोग हैं तीसरी श्रेणी में आते हैं। दूसरी श्रेणी में बालक और कमाऊ व्यक्ति के वे रिश्तेदार हैं जो उसके कम कमाते हैं। यदि वे ज़्यादा कमाते हैं तो तो वे प्रथम श्रेणी में या उससे भी ऊपर होकर उसके लिए अनिवार्य नियम के रूप में यशोभाजन हो जाते हैं। अभी यहाँ पर दूसरी श्रेणी में कौन से आते हैं, प्रथम श्रेणी में कौन आते हैं, जो कमा कर लाते हैं, वह प्रथम श्रेणी है। दूसरी श्रेणी वह है जो निरक्षर है, जिसके पास पैसा नहीं है, निर्धन परिवार से आए हुए हैं, वह तीसरी श्रेणी में आते हैं। दूसरी श्रेणी में कौन से आते हैं, तो दूसरी श्रेणी में बालक, यानी दूसरी श्रेणी में बालक आते हैं, और कमाऊ व्यक्ति के रिश्तेदार, यानी दूसरी श्रेणी में बालक आते हैं, और उसके कमाऊ व्यक्ति के जो रिश्तेदार है वह आते हैं जो उससे कम कमाते हैं। यानी जो कमाऊ व्यक्ति है उससे कम कमाते हैं, कम पैसा हासिल करते हैं, ऐसे लोग और बालक जो है वो दूसरी श्रेणी में आते हैं। यदि वे ज़्यादा कमाते हैं तो वे प्रथम श्रेणी में या उससे भी ऊपर होकर सबके लिए अनिवार्य नियम के रूप में यशोभाजन हो जाते हैं।
यानी वह कमाऊ व्यक्ति के कोई रिश्तेदार है और उस व्यक्ति से ज़्यादा कमाते हैं तो वह प्रथम श्रेणी में या उससे ही ज़्यादा बड़ी श्रेणी में आ जाता है। धन अर्थ सांसारिक सफलता और उससे मिली हुई कीर्ति की तानाशाही परिवार में जितनी चलती है उतनी बाहर नहीं। यानी यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट कथन है, यहाँ से पूछा जाने योग्य है परीक्षा में। धन अर्थ सांसारिक सफलता और उससे मिली हुई कीर्ति की तानाशाही परिवार में जितनी चलती है उतनी बाहर भी नहीं। यह ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति पैसे वाला है, धनवान है, अच्छे खासे पद पर विराजमान है, उसका जो मान सम्मान है या उसकी जो बात मानने वाली परिवार के लोग हैं, वह केवल उसकी तानाशाही या उसका हुक्मवाद जो है केवल परिवार में चलेगा। परिवार के बाहर समाज में उसकी जो हुक्मशाही शाही है या तानाशाही है वह नहीं चलेगी। मानवतावाद की अ, हरदम दुहाई देते हुए भी घर में जितना अहंवाद और व्यक्तिवाद तथा वैचारिक दास्तां चलती है उतनी कोई हद नहीं। मज़ा यह है कि उनको स्वाभाविक मान लिया गया है। वह प्रकृति जात है, स्वाभाविक है, इसलिए सही भी है। उसके प्रति विद्रोह, कुलशील संस्कार, भद्रता और प्रतिष्ठा के प्रति बगावत करार दी जाकर उसे तुरंत ही घृणित माना जाता है। सास बहू के झगड़े या पिता पुत्र के झगड़े आदर्श प्रेरित है, यह नहीं कहा जा सकता। यानी यहाँ पर जो घर के परिवार की बात करते हैं लेखक, यहाँ पर सास बहू के झगड़े या पिता पुत्र के झगड़े, ये एक हर परिवार की कहानी है। हर परिवार में सास बहू के छोटे छोटे मोटे झगड़े होते हैं। पिता पुत्र के बीच में भी अनबन होती है, झगड़े होते हैं। यह आदर्श प्रेरित है। यानी एक आदर्श प्रेरित है हर एक घर में। जैसे कहा जाता है कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, उसी प्रकार यह बात है। सास बहू के झगड़े या पिता पुत्र के झगड़े, यह नहीं कहा जा सकता। किंतु परिवार का भूगोल और व्यक्ति चरित्र का इतिहास जिस विशाल परिस्थिति का निर्माण करते हैं, उस परिस्थिति की जांच परख होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से इम्पोर्टेंट है फिर से, किंतु परिवार का भूगोल, यहाँ से पूछा जा सकता है परीक्षा में। किंतु परिवार का भूगोल और व्यक्ति चरित्र का इतिहास जिस विशाल परिस्थिति का निर्माण करते हैं, यानी परिवार का भूगोल, परिवार की जो भौतिक स्थिति है तथा उस परिवार के जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के चरित्र का इतिहास है, जिस विशाल परिस्थिति का, यानी जो उस परिवार के व्यक्ति का चरित्र उस विशाल परिस्थिति का निर्माण करता है, उस परिस्थिति की जांच परख होना बहुत ज़रूरी है। यही इम्पोर्टेंट कथन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा होने वाली है तो यहाँ पर प्रश्नों का दायरा भी थोड़ा व्यापक हो सकता है। ऑफलाइन में केवल ज़्यादा प्रश्न नहीं हो सकते, इसीलिए अभी ऑफलाइन पेपर हुआ था तो केवल 40 प्रश्न ही थे उस प्रश्न पत्र में। लेकिन ऑनलाइन है तो ज़्यादा प्रश्न होने की संभावना है, या ऑनलाइन में ऐसे बड़े बड़े संवाद भी दे सकते हैं। इस परिस्थिति के कारण परिवार का व्यक्ति दूसरे के लिए परिस्थिति का अंग बन जाता है। यानी किसके कारण परिवार का व्यक्ति दूसरे के लिए परिस्थिति का अंग बन जाता है, तो वह जो उसका चरित्र है, वह चरित्र है या परिवार का भौगोलिक स्थिति है या उसके चरित्र का इतिहास है, वह अन्य अ, वह जो है परिस्थिति के कारण परिवार का व्यक्ति दूसरे के परिस्थिति का अंग बन जाता है। व्यक्ति मानवीय ज्वलंत हृदय के रूप में प्रस्तुत न होकर स्थिति परिस्थिति के एक अंग के रूप में जब प्रस्तुत होने लगता है, तब परिवार के भीतर एक खोट पैदा होने लगती है। यह इम्पोर्टेंट है। यानी कहा जाए तो व्यक्ति मानवीय ज्वलंत, यानी व्यक्ति मानवीय हृदय से, जो इंसान का स्वाभाविक स्वभाव है, उसके बदले जो परिस्थिति है परिवार की, उस परिस्थिति के अनुकूल व्यक्ति व्यवहार करने लगता है। यह बात वास्तविक भी है। व्यक्ति मानवीय ज्वलंत हृदय के रूप में प्रस्तुत न होकर स्थिति परिस्थिति के एक अंग के रूप में जब प्रस्तुत होने लगता है, तब परिवार के भीतर एक खोट पैदा होने लगती है। हम उस व्यक्ति को प्राणमय मानव सत्ता के रूप में स्वीकार न कर उसे अपनी एक परिस्थिति का एक अंग मान लेते हैं। कैसे कहा जाए तो कोई समझो बहुत बुद्धिमान है, फिर भी थोड़ा सा मूल्य के आधार पर जी रहा है या मूल्य के आधार पर बात कर रहा है, थोड़ा सा मान सम्मान कर रहा है, तो वह सहज कहा जाता है कि उसके वो स्थिति के अनुसार वैसा व्यवहार कर रहा है।
उसी प्रकार उसका गुण दोष विवेचन करने लगता है, चरित्र विश्लेषण करने लगता है, इस बुद्धि से कि उस व्यक्ति को हमारी समझ समझ से जो करना चाहिए वह उसने नहीं किया। परि परिवार में पुराने सामंती संस्कार विचारों के अलावा मौजूदा व्यक्तिवादी, धनवादी दुराग्रहों के वातावरण के अस्तित्व के कारण घर में दम घुटने या घोटे जाने की दृश्य कितने विशाल और असंख्य है। क्या कहना। व्यक्ति के सुख, विकास और आत्मोन्नति का साधन होने के बजाय जब परिवार एक कोटा हो जाता है तब आप उसे क्या कहिएगा। यानी सब एक परिवार के जो आदर्श मूल्य है वह घट जाते हैं, तब आप उस परिवार को क्या कहेंगे। सर लेखक कहते हैं, आप कहेंगे कि सब परिवार ऐसे नहीं है। मैं मानता हूँ, लेकिन सामंती विचारधारा के अस्त के बाद नई विचारधारा में वह तेजस्विता आई ही नहीं है जो जीवन के सभी पक्षों को अपने मार्मिक अनुशासन में रखे। न केवल यह ऐसी विचारधारा तो विकसित करने की, उसके विकास के लिए संघर्ष करने की कोशिश ही नहीं की गई। इस सुविधामूलक लक्ष्यहीन अवसरवाद के कारण ही साहित्य में भी नए रूपकार देने की कोई तलाश नहीं है। नया, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कथन है, मैं अभी पढ़ता हूँ। यहाँ से पूछा जा सकता है, नया मूल्य, यानी नया कोई मूल्य जो है वह नया है और वह नया मूल्य है। नवीन मानव में केवल नवीन ही अरूप है। असफल में इस नए को अपनी इच्छा के ऊपर छोड़ दिया गया है, इसलिए नया बिल्कुल प्रवृत्ति मूलक है। यह नया मूल्य नवीन मानव में केवल नवीन ही अरूप है। असल में इस युग को अपनी इच्छा के ऊपर छोड़ दिया गया है, इसलिए नया बिल्कुल प्रवृत्ति मूलक है। यह इम्पोर्टेंट कथन है, परीक्षा में पूछा जाने योग्य है। हो सकता है मेरे कहने में अतिरंजना हो, किंतु तत्व रूप में आकारहीन नए के सिर्फ डिज़ाइन की खोज हुई। नई कविता नए डिज़ाइन की कविता है। यह इम्पोर्टेंट कथन है, पूछा जाने योग्य है। किंतु तत्व रूप में अकारण ही नए के सिर्फ डिज़ाइन की खोज हुई। नई कविता नए डिज़ाइन की नई कविता है। नई कविता नए डिज़ाइन की नई कविता है। यह एक साहित्य की डायरी से कथन है, याद रखिए। मेरे मित्र ने मेरे हाथ जोड़े, यानी मित्र ने लेखक के हाथ जोड़े, गिड़गिड़ा करके शब्दों में कहा, क्षमा करना भाई, क्षमा करना मेरे दोस्त। लेकिन क्या आधुनिक भावबोध काफ़ी है सामंती विचारधारा का स्थान लेने के लिए? क्या हम उस भावबोध को मूल्यबोध तक बढ़ाकर उसे एक दर्शन का रूप नहीं दे सकते? ऐसा दर्शन जो नई सामाजिक परंपरा बनकर व्यक्ति और समाज के जीवन के सभी पक्षों को अनुशासित कर सके। यह इम्पोर्टेंट है, मैं फिर से पढ़ता हूँ यहाँ से। लेकिन क्या आधुनिक भावबोध काफ़ी है सामंती विचारधारा का स्थान लेने के लिए? क्या हम उस भावबोध को मूल्यबोध तक बढ़ाकर उसे एक दर्शन का रूप नहीं दे सकते? ऐसा दर्शन जो नई सामाजिक परंपरा बनकर व्यक्ति और समाज के जीवन के सभी पक्षों को अनुशासित कर सके। ध्यान रखिए कि यदि यह आधुनिक भावबोध ऊंचा उठाया न जा सका और उसके द्वारा व्यक्तिगत और सार्वजनिक कर्मानुशासन न हो सका तो क्या होगा? खंडनकर्ता खंडित हो जाएगा। मूर्ति भंज की 100 मूर्ति का सिर काट लिया जाएगा और उसकी छाती फोड़ दी जाएगी। भारतीय जीवन की भीतर गति का आपके साहित्य में प्रतिबिंब हो या न हो, उसकी तलाश हो या न हो, वह गति आपसे कन्नी काट कर निकल जाएगी। साहित्य में संघर्ष अधूरा रह जाएगा, क्योंकि वह जीवन में अधूरा रहा है।
यानी जो जीवन में अधूरा संघर्ष रहा है वह साहित्य में भी अधूरा रहा। कोई संघर्ष है हमारा और वह जीवन में हमने वह संघर्ष सफल बनाया, तभी हम हमारे साहित्य में उसका सफलता के साथ चित्रण कर सकते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है पुराने के प्रति। ये पूछा गया प्रश्न है, यह परीक्षा में आया था, याद रखिए। पुराने के प्रति और नए के प्रति अवसरवादी दृष्टि खत्म की जाए और नया क्या है, उसका तत्व और रूप क्या है, यह निर्धारित किया जाए। जब वह प्रक्रिया जीवन में, घर में और परिवार में शुरू होगी, तभी वह साहित्य में भी शुरू होगी। यानी कोई प्रक्रिया है, कोई मूल्य है या कोई घटना है, जब तक वह जीवन में रुचकर नहीं होती, जब जीवन में लागू नहीं होती, तब तक वह साहित्य में भी नहीं आ सकती है, ऐसा लेखक कहते हैं। फिर से पढ़ते हैं हम। नया क्या है, उसका तत्व और रूप क्या है, यानी कुछ नया क्या है, उसका तत्व और उसका रूप क्या है, यह निर्धारण किया जाए। यानी उसका रूप क्या है, उसका तत्व क्या है, वह निश्चित करना चाहिए, वह निर्धारित करना चाहिए। जब यह प्रक्रिया जीवन में, घर में और परिवार में शुरू होगी, तभी वह साहित्य में भी शुरू होगी। यानी कोई मूल्य है, कोई घटना है, जब तक वह जीवन में नहीं आएगी साहित्यकार के, तब तक वह साहित्य में, उसकी रचना में नहीं आ सकती। जीवन मूल्य और कलाकार साहित्यिक मूल्य में अव अवयविक अवयविक संबंध है, यह न भूलना चाहिए। उन्हें विकसित करने के लिए केवल साहस ही नहीं, स्पष्ट दृष्टि, स्पष्ट लक्ष्य और स्पष्ट विचारधारा के लिए कोशिश आवश्यक है। मैंने बदलते हुए कहा कि मैंने दबते हुए कहा, यानी लेखक ने दबते हुए कहा कि प्रश्न में ही उत्तर छिपा रहता है और ऐसे भी लोग हैं जो विद्रोह भी करते हैं, किया है और कर रहे हैं। मैंने एक सांस ली, उस सांस छोड़ी और सांकेतिक ढंग से कहा, और तुम्हारी इस सारी बात का साहित्य से क्या संबंध है? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। उसने कहा, साहित्य की गतिविधि को देखिए तो पता चलेगा। एक तो वह घर के बाहर का साहित्य, यानी साहित्य की गतिविधि को देखिए तो पता चलता है कि साहित्य जो है वह घर से बाहर है, यानी घर के बाहर का चित्रण है। उसमें मूर्त मानव संबंधों के चित्रण की गुंजाइश की कहाँ है? आप तो भाव प्रकट करते हैं, मानव संबंध नहीं। मैंने कहा, यह अतिशयोक्ति है। उसने पलट कर जवाब दिया, नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हैं। उसने मुझसे पूछा, परिवार के भीतर परिवर्तन की प्रक्रिया हो रही है या नहीं। यानी उस लेखक के मित्र ने लेखक से पूछा कि परिवार के भीतर जो है वह परिवार के भीतर परिवर्तन यानी बदल की प्रक्रिया हो रही है या नहीं। मैंने कहा, हाँ। यानी लेखक कहते कि हाँ, परिवार में बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। फिर लेखक का मित्र कहता है, उसने पूछा, कौन कर रहा है, यानी परिवर्तन कौन कर रहा है परिवार में? और मैंने कहा, वह तो हो रही है, नए विचार, नए भाव। यानी वह कह रहा है कि लेखक कहते हैं कि परिवर्तन हो रहा है, नए विचार आ रहे हैं, नए भाव आ रहे हैं, नए मूल्य आ रहे हैं। उसने कहा, क्या कौन से, यानी कौन से मूल्य आ रहे हैं, कौन से भाव आ रहे हैं? और फिर वह खुद ही कहता गया, क्या उन भावों और विचारों के लिए कोई विशेष संघर्ष चल रहा है? यानी जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जो नए मूल्य आ रहे हैं, उसके परिवर्तन के लिए कोई एक विशेष संघर्ष हो रहा है क्या? नहीं, अपने आप वो आ रहे हैं। कोई सामाजिक मान्यता मिली है, यानी जो बदलाव हो रहे हैं उस बदलाव को सामाजिक मान्यता मिली है क्या? उस संघर्ष के पीछे कोई फिलॉसफी है या वह सिर्फ एक व्यक्तिवादी विद्रोह है? या का विस्फोट? परिवार के भीतर जो कुछ चल रहा है, क्या वह प्रवाह पतित जैसा नहीं है? इसका संपूर्ण प्रभाव हमारे साहित्य पर है। यानी जो भी परिवार में परिवर्तन आ रहा है, जो भी मूल्य है, उसका सब कुछ का प्रभाव जो है वह साहित्य पर है। और परिवार में हमारे, यहाँ से पूछा जाता है, परिवार में हमारे सामने मानवीय आदर्श और मानवीय मूल्य होते हैं या होना चाहिए। उसके लिए संघर्ष किया जाता है अथवा उसका संगठन किया जाता है। यदि परिवार में ही यह प्रक्रिया चले तो जीवन में सोउद्देश्यता होगी।
जो परिवार के मूल्य होंगे वे जीवन में होंगे ही और वे साहित्य में भी उतरेंगे। यानी जो परिवार में मूल्य है, समझो किसी परिवार में ऐसे मूल्य बच्चों को सिखाए जाते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सभी बड़े छोटों का आदर सम्मान करना चाहिए, आदर सम्मान करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, समय पर भोजन करना चाहिए, समय पर सोना चाहिए। ऐसे जिस परिवार में मूल्य होते हैं, वह व्यक्ति उसी प्रकार औरों के साथ औरों को मान सम्मान देगा, खुद के जीवन में वह चीज़ें लागू करेगा। और जो समझो यदि वो साहित्यकार हुआ, सृजनकार हुआ, तो वो वैसी चीज़ें अपने साहित्य में साहित्य के बारे में साहित्य के अंतर्गत रेखांकित करेगा। उसी प्रकार पहले परिवार के मूल्य होंगे, यानी जो भी मूल्य है पहले परिवार के होंगे, फिर वो वैयक्तिक होंगे, खुद के जीवन में आएंगे और फिर वह साहित्य में आने लगेंगे। यह सही है कि साहित्य में आकर उनकी रूपरेखा बदल जाएगी, यानी जो मूल्य है परिवार के मूल्य, जीवन के मूल्य साहित्य में आएंगे, तब उसकी जो रूपरेखा है वह बदल जाएगी। किंतु उनके तत्व कैसे बदलेंगे? जीवन के जो रुख है, जो रवैया है, जो पेटी एटू है, वह साहित्य में अवश्य प्रकट होंगे। तब प्रश्न और शंका को आप उत्तर के सिंहासन पर नहीं बैठा सकते। हमारा परिवार यदि केवल व्यक्तिवादी आधार पर बना है, यदि केवल वहाँ अह ही प्रधान है, तो उसमें संयुक्त सामंती परिवार से भी ज़्यादा बुराइयाँ होगी। यानी केवल हमारे परिवार में अह भाव ज़्यादा है, तो वह सामंती परिवार से भी ज़्यादा उसमें बुराइयाँ आ जाएगी। वह सिर्फ प्रश्न ही प्रश्न करेंगे, उत्तर नहीं। यानी केवल वह सामंती यानी भावना है, तो केवल वह प्रश्न ही करेंगे, उस प्रश्न को सुलझाने का प्रयास नहीं करेंगे। मैं यहाँ उससे समझौता करना चाहता था। उसकी बातें बहुत अंशों तक मुझे उचित प्रतीत हुई। और फिर मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, लेकिन साहित्य पर उसका क्या प्रभाव है, यह मैं अभी तक नहीं समझ सका। यानी साहित्य पर उस मूल्य का क्या प्रभाव है, यह अभी तक लेखक समझ नहीं पा रहे हैं। उसने कहा। फिर लेखक का मित्र कहता है, विचारधारा का न होना या अविश्वास और अश्रद्धा को ही विचारधारा मान लेना, प्रश्न को ही उत्तर का स्थान देकर हाथ झाड़ लेना, हमारी नवीनतम साहित्यिक प्रवृत्ति का एक लक्षण है। ये पूछा जाने योग्य है। उसने कहा, यहाँ से विचारधारा का न होना या अविश्वास और अश्रद्धा को ही विचारधारा मान लेना, प्रश्नों को ही उत्तर का स्थान देकर हाथ झाड़ लेना, हमारी नवीनतम साहित्यिक प्रवृत्ति का एक लक्षण है। इससे क्या उचित होता है? मैंने कहा, ऐसा उसने कहा, और कही तो और नहीं तो क्या, आजकल हर मानसिक प्रक्रिया एक विचार का रूप धारण कर लेती है। यानी आजकल जो है हर मानसिक प्रक्रिया जो है, प्रतिक्रिया या हर एक मानसिक प्रतिक्रिया जो है वह एक विचार बन जाती है, एक विचारधारा बन जाती है। किंतु मन की हर हरकत या प्रतिक्रिया विचार नहीं लेती। प्रश्न में ही यदि उत्तर समाया हुआ दिखता है, तो वह केवल प्रवृत्ति का दूसरा नाम है। यानी प्रश्न में यदि उत्तर है, तो वह केवल प्रवृत्ति का ही दूसरा नाम है। नहीं तो प्रश्न ही के अलग अलग उत्तर क्यों होते? यानी एक ही प्रश्न के अलग अलग उत्तर क्यों होते? उत्तर के सिंहासन पर शंका को बिठाने का मतलब है अपनी समस्या में प्रश्न ही का आदर्शीकरण करना, समस्या में फंसे रहने का उदात्तीकरण करना, वास्तविक उत्तर खोज न पाने की स्थिति का यह आदर्शीकरण अनुचित है। मैंने कुछ तीव्र होकर जवाब दिया। यानी लेखक ने तीव्र होकर जवाब दिया, किंतु जो उत्तर सामने दिख पड़ते हैं वे अशुद्ध, अनुचित, अखंडित और अव्यवहारिक हो। तो यानी कोई उत्तर दिख रहा है, वह उत्तर अखंडित हो, अनुचित हो, अव्यवहारिक हो, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? फिर वह जवाब देता है लेखक का मित्र। उसने जवाब दिया, तो शोध को महत्व दो। यानी तो शोध को महत्व दो। यदि जो मूल्य है, जो उत्तर है, वह अखंडित है, अनुचित है, अव्यवहारिक है, तो वह लेखक का मित्र कहता है, तो फिर शोध को महत्व दो, अनुसंधान करो। लेकिन उत्तर के सिंहासन पर यदि शंका को बिठाओगे, यह कहने की बातें हैं, वास्तविक जीवन में
कोई ऐसा नहीं करता। यानी यह सब कुछ कहने की बातें हैं। यानी क्या कहते हैं कि उसने जवाब दिया तो शोध को महत्व दो, लेकिन उत्तर के सिंहासन पर यदि शंका, यानी उत्तर के सिंहासन पर यदि उत्तर भी बताते हो और फिर उस पर शंका भी व्यतीत करते हो, तो यह केवल कहने की बातें हैं। वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता। तो आपकी जो द्विधाग्रस्त मनस्थिति है, उसी में फंसे रहने का आप एक जाल रच रहे हैं। यदि आप विचार कर रहे हैं तो विचार के मूलभूत अनुशासन के नियमों में रहो और शोध की उस पद्धति के, जिसे आप वैज्ञानिक कहते हैं, अनुसार चलो। वह कहता चला गया, मन की उग्र प्रतिक्रिया ही आजकल विचार कहलाती है। यानी मन की जो उग्र प्रतिक्रिया है वह भी आजकल विचार कहलाती है। मैं विचार को अ, मैं विचार को कसने की कोई ऑब्जेक्टिव कसौटी नहीं है। यानी विचार को कसने की कोई ऑब्जेक्टिव कसौटी नहीं है। कसौटी ही क्यों, ज़रूरत भी नहीं। यानी विचारों को ऑब्जेक्टिव कसौटी के रूप कहना या कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। हम आत्मबाह्य किसी भी तत्व के प्रति विद्रोह है तो हमारी बुद्धि विश्वास चाहती है, लेकिन विश्वास कर नहीं सकती। इसलिए वह विश्वास या श्रद्धा करेगी भी तो ऐसे में जिसे अरूप किसी कसौटी पर कसा नहीं जा सकता, वही उसके लिए सुविधाजनक है। यहाँ से पूछा जा सकता है, यह परीक्षा में पूछा जाने योग्य कथन है। यहाँ से कसौटी ही क्यों, ये विचार को कसने की कोई ऑब्जेक्टिव कसौटी नहीं है। कसौटी ही क्यों, ज़रूरत भी क्या है। हम आत्मबाह्य किसी भी तत्व के प्रति विद्रोह है तो हमारी बुद्धि विश्वास चाहती है। यानी किसी बात के लिए हम विद्रोह कर रहे हैं या उसका प्रतिकार कर रहे हैं, तो हमारी बुद्धि जो है उस पर विश्वास चाहती है, लेकिन विश्वास कर नहीं सकती। विश्वास चाहती है, विश्वास करना चाहती है, लेकिन विश्वास स्थापित नहीं कर सकती। इसलिए वह विश्वास या श्रद्धा करेगी भी तो ऐसे में जिसे अरूप किसी कसौटी पर कसा नहीं जा सकता, वह उसके जीवन सुविधाजनक है। यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। सुविधा आज के जीवन का प्रधान नियम है। ये भी सुविधा आज के जीवन का प्रधान नियम है। नैतिक और अनैतिक, उचित और अनुचित, संगत और असंगत का निर्णय करने की ताकत अपने व्यक्ति के परे किसी वैज्ञानिक पद्धति या तुला दंड को नहीं सौंपी, वरन अपनी अंतरात्मा को, यानी भीतरी प्रवृत्ति को, जो आपकी अपनी है। यानी यहाँ पर नैतिक और अनैतिक, उचित और अनुचित, यानी जो नैतिक है, अनैतिक है, बुरा है, भला है, अच्छा है, हम नुकसानदायक है, फायदे का है, ऐसा। तो संगत और असंगत का निर्णय करने की ताकत अपने व्यक्तित्व के परे किसी वैज्ञानिक पद्धति या तुला दंड को नहीं सौंपी, वरन अपनी अंतरात्मा को, यानी भीतरी प्रवृत्ति को, जो आपकी अपनी है। यानी वो भीतरी प्रवृत्ति है, वही हमारे लिए कौन सा सुविधाजनक है, कौन सा अच्छा है, कौन बुरा है, कौन भला है, यही जो भीतरी प्रवृत्ति है या अंतरात्मा है, वही उसका स्थापना करता है, भला बुरा अच्छा। वो आप यह माने मा आप यह मान लेते हैं कि अंतरात्मा से निकला हुआ भावबोध या निर्णय उचित होना ही चाहिए, संगत होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है। आप यह मानते हो कि अंतरात्मा से निकला हुआ बोध, भाव या निर्णय उचित होना ही चाहिए, संगत होना ही चाहिए। लेकिन अगर मेरी या आपकी या उसकी अंतरात्मा छोटी और तुच्छ हो, तो संकुचित और छिछली हो, तो प्रतिभाशाली पुरुष की आत्मा अत्यंत हीन भी हो सकती है। यानी कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति है तो उसकी अंतरात्मा जो है अत्यंत हीन भी हो सकती है, निचली कोटि की भी हो सकती है। इस अंतरात्मा से निकले हुए बोध, वचन या निर्णय हमेशा औचित्य स्थापना करेंगे ही, यह आवश्यक नहीं है। उसने कहा। फिर वह लेखक का मित्र कहता है, अंतरात्मा वाला रोग प्रवृत्ति मूलक और अंततः किसी भी प्रकार के विश्वास और श्रद्धा का विरोध है। यानी अंतरात्मा वाला रोग जो है वह प्रवृत्ति मूलक और अंततः किसी भी प्रकार के विश्वास और श्रद्धा का विरोध है। कहने के लिए भले ही हम विश्व कल्याण की बात करें या मानवता या दायित्व की बात करें
ये सब बातें अरूप है, इसका कोई आकार नहीं है। अथवा दूसरे शब्दों में जिसको जो समझने में आए वही उसकी समझ में आया है, इसलिए वह उचित भी है। प्रश्न के अंदर ही जो लोग उत्तर देखते हैं वे उत्तर को अपनी इच्छा पर निर्भर रखते हैं। यानी जो लोग प्रश्न के अंदर उत्तर देखते हैं वह अपने विचार पर निर्भर करते हैं। इसमें कोई शोध बुद्धि या वैज्ञानिक आग्रह नहीं। यदि वैसा होता तो शोध का वैज्ञानिक आदर्शवाद भी साहित्य में होता, वह भी अच्छा ही था। लेकिन क्या वस्तुतः यह भी है? मेरा ख्याल है कि मेरा दोस्त बिल्कुल बहक गया है। लेकिन पहली बात तो यह है कि यह बहक होकर भी कम मूल्यवान नहीं हो पाता। यानी लेखक कहता है कि मेरा दोस्त बहक गया है, फिर भी बहका है, फिर भी वह मूल्य के आधार पर ही बात कर रहा है। मैंने अपने मन से उसके बहुतेरे तर्क और विचार आपके सामने रख दिए। वे संदोष एकांकी और अनुचित भी हो सकते हैं, शायद वे भी, लेकिन क्या उसकी एक बार जांच कर लेना ज़रूरी नहीं है? चांदनी मस्त फैली हुई है और मेरा मित्र एक बौद्धिक भूत बाधा से मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है। मैं अकेला बढ़ा जा रहा हूँ, अपने ख्यालों में डूबा हुआ। यानी यहाँ पर जो है वह यहाँ पर अगला यहाँ पर उपशीर्षक प्रारंभ होता है जो विरकर यहाँ से क्या है ये हम थोड़ा सा देखेंगे। थोड़ा सा देखते हैं आज और बाकी का कल देखेंगे। शहर से ज़रा दूर शाम के वक्त मैं और मेरे मित्र श्री वीरकर गोपाल मंदिर के इस छोटे से चबूतरे पर बैठे हैं। यानी यहाँ पर शहर से ज़रा दूर शाम के वक्त मैं और मेरे मित्र तो आज के लिए हम रुकते हैं यहीं पर। और ऐसा अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।